हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। बजट की सराहना करते हुए ओपी धनखड़ ने केंद्र का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से किसानों को फायदा होगा, बजट से विकास को गति मिलेगी। हजार 21-22 में आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़े हैं। 4 बातों पर बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सेहत है, खेती किसानी है, ढांचागत सुविधाएं हैं और बुजुर्गों का सम्मान है। जहां स्वास्थ्य विभाग का बजट 137% बढ़ गया है, यानी 94,000 करोड़ के स्थान पर 1,23,000 करोड़ हो गया, जिसमें महत्वपूर्ण एंट्री मैं कहूंगा कि कोविड वैक्सीन के लिए है 35,000 करोड़ की, जिससे 100 देशों के लोगों को लाभ होगा और वायरोलॉजी के 4 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका है खेती और किसानी के लिए, किसान भाइयों के लिए, जिसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए खरीद के लिए गेहूं और चावल की खरीद के लिए आवंटित किए गए हैं। जो ये राशि बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख करोड़ से 2.25 लाख करोड़ की तरफ अब बढ़ गई है। 10,000 करोड़ रुपया दालों की खरीद के लिए आवंटित किया गया है और 1,000 करोड़ रुपया कपास की खरीद के लिए आवंटित किया गया है और कपास पर 10% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे बाहर की कपास यहां आए तो महंगी पड़े और हमारे घरेलू किसानों को इसका फायदा हो। ग्रामीण ढांचागत विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं सड़क और रेल बढ़ाने के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए और स्वच्छ जल के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए और स्वच्छ वायु के लिए 2,217 करोड़ रुपए का आवंटन है, जो एक तरह से ढांचागत विकास को गति देगा और ढांचागत विकास के सेस लगाने की बात भी हुई है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आएगी। बजट की महत्वपूर्ण बात है बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न से फ्री करना। 75 साल से अधिक बुजुर्गों, बड़ी उम्र के बुजुर्गों को यह सुविधा दी गई है। मैं कहूंगा कि बजट बहुत ही सराहनीय है और सेहत और किसानी के लिए और ढांचागत सुविधाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इसके लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। और बुजुर्गों का भी जिस प्रकार से सम्मान किया गया है, ये बहुत ही ऐसी बात है जिसकी सराहना सब जगह हो रही है। और बजट पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता दर्शन ढांडा। दर्शन जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर से आपका। कृषि वर्ग को लेकर संतुष्ट हैं इस बजट से? जी सर, जी मैडम। किसानों के लिए बजट में जो आया है उससे संतुष्ट हैं आप? कैसा लगा बजट? जी बिल्कुल भी नहीं। किसानों के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है। APMC के तहत 1000 मंडियों को अपग्रेड करने की बात कही है। 2022 तक आपकी आय दोगुना करने के लिए सरकार अभी भी अपनी बात पर कायम है। बहुत सारी चीजें गिनाई निर्मला सीतारमण ने, आपको सब नाकाफी लगी? जी देखिए मैडम, मैं एक छोटी सी बात कहूँ। एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं कि APMC मंडियों के एक तरह से कि उनका निर्माण करेंगे और उनके ऊपर इतना खर्च करेंगे। दूसरी तरफ जो ये 3 बिल लाए गए हैं, जो 3 कानून लाए गए हैं, फिर उनका औचित्य क्या रह जाता है? वो तो APMC को खत्म करने के लिए लाए गए हैं। अगर बात की जाए किसानों की आय दुगनी करने की 2022 तक, तो अगर आय दुगनी ही करनी है इनको किसानों की, खत्म तो करने फिर के लिए लाए गए हैं, ये आप कह रहे हैं ना? ये कानून नहीं कहता ना सर, कानून में कहीं नहीं लिखा कि APMC को खत्म करने के लिए लाए गए हैं। वो तो आप कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं। APMC को खत्म करने के लिए कानून लाए गए हैं, ये आप कह रहे हैं, ये कानून में नहीं लिखा। हम भी तो बुनियादी आधार पर कह रहे हैं ना, जो दिख रहा है। वो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है सर, वो कानून नहीं है। जब आप बात कानून की करें तो कानून की करें, इसके अलावा नहीं, वो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है सर, आपके अपने निजी विचार है जिसे लेकर आप बात रख रहे हैं। कानून में नहीं लिखा। कानून में जैसे अभी आपको MSP का कानूनन गारंटी चाहिए ना सर, नहीं है ना? कानूनन गारंटी तो जो लिखा जाएगा वही बोलेंगे ना। दूसरी बात, बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे सिंचाई की बात कर ले, 5,000 करोड़ का आवंटन सिंचाई के लिए, ये भी कहा निर्मला सीतारमण ने। किसी एक चीज को तो आप कहेंगे ना कि हाँ ये ठीक था, या सब कुछ आपको नाकाफी लगा?
देखिए, एक एक बात को जब शब्द दर शब्द तो पढ़ा जाए ना, और हाँ। कहा जाए और सुना जाए, उस पर विचार किया जाए, तभी तो हम किसी बात पर एक सहमति बना सकते हैं। पहली बात तो सरकार ने जो बजट के अंदर कही है कि एपीएमसी का निर्माण करेंगे। अगर एपीएमसी का निर्माण करेंगे तो ये जो तीनों कानून लाए गए हैं, इसमें एपीएमसी के बराबर में जहां एपीएमसी नहीं समझे खड़ी सर, है आप समझे ही नहीं, उसके शायद मैं बराबर में समझा खड़ी नहीं मंडी पा की रही हूँ, बात की आपने जा रही बजट को सुना नहीं। आप सुनिए जरा, एपीएमसी के तहत 1000 मंडियों को अपग्रेड जी, करेंगे, ठीक है। ई नाम होगा, ई नाम यानी वो आप डिजिटलाइजेशन समझते हैं सर, डिजिटल हो जाएंगी वो मंडियां, उस पर आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल 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 जी। एपीएमसी को ई से जोड़ा जाएगा, ठीक है, और एपीएमसी को अपग्रेड किया जाएगा। अगर एपीएमसी को अपग्रेड करने की बात सरकार अपने बजट में लेकर आई है, तो मुझे ये भी तो बता देना सरकार कि जो ये तीनों कानून हैं, इन तीनों कानून के अंदर एपीएमसी को जड़ से खत्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है, फिर उनका क्या? सर फिर वहीं घूम उसके बराबर में जो कहाँ लिखा है उसमें दे दी एपीएमसी को जाएंगी, खत्म करने की प्रक्रिया डे 1 से सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, ये ख्याली पुलाव है क्या? अपने आप अपने कैसे बंद हो जाएंगी अपने आप? उसका प्रभाव ही ये है। कैसे आप बिहार का एग्जाम्पल देते हैं, बिहार में नीतीश सरकार ने बंद किया इसलिए बंद हुई, अपने आप कैसे मंडियां बंद हो जाती हैं सर? आप ताला लगा देंगे या हम लगा देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई ताला लगाएगा ना कुछ करेगा, तो अपने आप थोड़ी ना मैं बंद हो वही जाएंगे। तो बात कहना चाहता हूं मैडम आपको, मैं नहीं, अपने आप नहीं बंद होंगी, उसके बराबर में जो दूसरी मंडी आ रही है, फरी मंडी की जो बात कर रहे हैं, विदाउट एनी टैक्स की मंडी की जो बात कर रहे हैं, उन मंडियों में जब जहां पर आपको ज्यादा फायदा होगा, जहां पर किसान को ज्यादा फायदा दिखेगा कि मुझे तो यहां से एक बार फालतू मिल रहा है, तो अपने आप वो वहां जाएगा। उसके बाद फिर वो उनके अपने तौर तरीके से उनको शोषित करना शुरू कर देंगे। अच्छा, यही तो हम कह रहे हैं कि ये एक तरफ तो मंडियों के अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानूनों के जरिए उन मंडियों को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो ये कानून लाए ही मंडियों को जड़ से खत्म करने के लिए गए, और इस बात का इतिहास साक्षी है, इतिहास इस बात का गवाह है। तो ये तो सिर्फ बरगलाने के लिए बजट पेश किया गया है, जिसके अंदर सिर्फ सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमारे जो ये एक्ट है ये ठीक है। बजट में किसानों के लिए क्या होना चाहिए था, उम्मीद क्या थी, वो बताइए। क्या होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी? देखिए, सबसे पहले तो हम बजट में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बजट में किसानों की आय दुगनी करने की जो सरकार ने बात कही है, उसका पूर्ण रूप से एक गारंटी समेत कोई कानून ऐसा, जैसे कि एमएसपी की हम बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी की गारंटी दीजिए, पूर्ण रूप से गारंटी दीजिए, उसको लेजिस्लेशन एक बनाकर, एक कानून बनाकर कानून का अमली जामा पहनाइए, जिससे यह दिखाई दे कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो या ना हो, कम से कम इतनी मिनिमम तो रहेगी ना सपोर्ट, और उसको बढ़ा दीजिए और उसको एक कानूनी अमली जामा पहना दीजिए। इसके अलावा जो किसानों के बहुत सारे जो खर्च होते हैं, जैसे कि उनको खाद है, बीज है, उनकी अन्य सुविधाएं हैं, बिजली की बात है, पानी की बात है, तो उनको सस्ता कीजिए। जब वो सस्ते हो जाएंगे तो अपने आप उनका जो खर्च है, जिसमें कीटनाशक दवाइयां हैं, उनकी जो उनको आप फैसिलिटेट कीजिए ना। उस तरफ से जब उनका जो खर्च होगा, जब खर्च ज्यादा नहीं होगा, तो उनकी जो आमदनी होगी वो तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, अपने आप ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ऊपर से एमएसपी की आप गारंटी दे दीजिए। कह रहे हैं कि हम किसान हित में सोच रहे हैं, लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये रोल है, बार-बार क्यों कट रहा है? निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि हम लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो किसान हित में सोच रहे हैं। चलिए, आवाज जानी बंद हो गई। तो कृषि विकास के लिए आप देख लीजिए, 1,72,00,000 का आवंटन, कपास के किसानों के लिए विशेष योजना, कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा करेंगे, कृषि और किसानों के लिए तोहफा, सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन, एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ दिया। आ जाते हैं, अब ये हेल्थ का आ गया है, आप पढ़ते रहिए। अभी हम किसी कृषि पर बात कर रहे हैं, तो जरा एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं दर्शन जी से। आवाज मिल रही है क्या दर्शन जी? हाँ जी मैडम।
निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर जब बजट पेश किया, कहा कि हम किसानों के प्रति समर्पित हैं। वो समर्पण भाव थोड़ा समझाइए, आप लोगों तक वो भाव कितना पहुंचा। वो कह रही हैं कि हम कृषि हित में सोचते हैं, हमने लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास किया और कर रहे हैं। केवल बातों से या असलियत में, ये है मुद्दा। सिर्फ बातों से विकास नहीं होता, सिर्फ सपने दिखाने से हकीकत नहीं हो जाती। ये केवल सपने दिखाए गए हैं, केवल बातें की गई हैं, हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि खाद सस्ता कीजिए, बीज सस्ता कीजिए, बिजली में सब्सिडी दीजिए, पानी का इंतजाम करवाइए। 5,000 करोड़ सिंचाई के लिए, 5,000 करोड़ सिंचाई के लिए जी कम है जी, बिल्कुल। 5,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए दिए गए और पूरे भारतवर्ष के लिए दिए गए, पूरे भारतवर्ष के लिए दिए गए हैं। बहुत ज्यादा हैं। तंज कस रहे हैं या सच में ज्यादा है? थोड़ा समझाइए सर, आपके भाव से लग नहीं रहा कि ज्यादा है। तंज कस रहा हूँ, तंज कस रहा हूँ। कितना होना चाहिए था? जी, तंज कस रहा हूँ, बहुत ज्यादा है। कितना होना चाहिए था? कम से कम 50,000 करोड़ की बात करें, अगर करें तो। सर, जहाँ पे हम इकोनॉमिकली नीचे आ गए हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ पर अगर हम इतनी मांग करने लगे हैं तो सर सरकार की जेब में जितना होगा उतना ही देगी ना सरकार। क्या आपको हमको हर सेक्टर को, केवल किसान नहीं, हर सेक्टर को ये समझना नहीं चाहिए कि जितना जेब में था उतना दिया और बेहतर दिया? थोड़ा बैलेंस तो था ही। हाँ, कुछ कमियां हो सकती है, सबका अपना विश्लेषण है। 70 से ज्यादा प्रतिशत अर्थव्यवस्था जो निर्भर है वो कृषि के ऊपर है। बिल्कुल है। तो उसके लिए उतना ज्यादा तो नहीं है ना। नहीं ज्यादा, हमने तो कहा ही नहीं कि वो ज्यादा है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है वी शेप हो जाए, हम नीचे आ चुके, आप समझ रहे हैं, हम अर्श से फर्श पर आ चुके हैं कोरोना संकट की वजह से। और यहाँ हम ये बात करें कि 5 की जगह 50 क्यों नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं, अगर आप 5 की जगह 10, 15, 20 भी बोलते तो शायद उनसे सवाल किया जा सकता था। अब तो वो सीधे कहेंगे कि कोरोना संकट में, अभी बोल के गए हैं, यहाँ पैनल में बैठे हुए थे, यहाँ पैनल में बैठे हुए थे बीजेपी के लोग, तो बोल के गए हैं कि जितना जेब में था बांट दिया। अगर विकास की बात करते हैं तो फिर विकास की बात करें ना, संपूर्ण विकास की बात करें ना। आय दुगनी की बात कर रहे हैं तो उसको ये भी तो सिद्ध करके दिखाएं ना कि आय दुगनी ऐसे होगी, या सिर्फ वो बातें कहने से हो जाएगी। आय दुगनी करने के लिए आपको वो देना भी पड़ेगा ना, जिससे आय दुगनी होगी। एक तरफ मतलब तो सरकार अगर ये सोचकर आई थी कि जब पिटारा खुलेगा निर्मला सीतारमण का, वो किसानों को एक के बाद एक सौगातें देना शुरू करेंगी, तो हो सकता है किसानों की नाराजगी थोड़ी कम हो जाए, जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं, दिल्ली को घेर के जो बैठे हैं वो शायद थोड़े से शांत हो जाए, उनकी नाराजगी कम हो जाए। मैं बिल्कुल कम हुई है नाराजगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपकी बात से, इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि वो किसानों की नाराजगी इस ललचाने वाले बजट के लिहाज से करना चाहते थे दूर। आपको लगता है झुंझुना है? ललचाने से आपको लगता है ये झुंझुना है? नहीं होती, झुंझुना दिया सरकार ने। बिल्कुल। मैं तो इतनी देर से कह ही आपके सामने ये रहा हूं, आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इतनी देर से कह ही ये रहा हूं कि वास्तविकता से बहुत दूर की बात है। हकीकत तो है ही नहीं इसके अंदर, ये तो सिर्फ सपने दिखाए गए हैं। पहले भी तो, आज से पहले मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा, एक बार 20 लाख करोड़ भी दिए गए थे हमारे देशवासियों को। बिल्कुल। उससे तो मेरे ख्याल से पूरे देश का इतना विकास हो गया है, इतने अमीर हो गए हैं वो लोग जिनको 20 लाख करोड़ दिए थे, कि आज हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है। सर आज धो के दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इसी प्रकार से किसानों की आय भी दुगनी कर दी। धो के दे रहे हैं आज अपना सारा खींच आपने निकाल देना है। बजट से लगता है उम्मीदें बहुत सारी थी और ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया निर्मला सीतारमण ने। जीरा भी नहीं है, तो ये जीरा भी नहीं है, क्या है? ये तो जीरा भी नहीं है मैडम।
सच्चाई बात यह है कि ये केवल सपना है, जीरा देने का सपना, और उस सपने का करेगा क्या किसान? तो ये किसान का रिएक्शन अभी आप सुन रहे थे। किसान दर्शन डांडा यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये बहुत कम है, नाकाफी है। ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत भी यहाँ सटीक नहीं बैठती, क्योंकि ये जो साइज है किसानों के लिए इस बजट का, वो जीरे से भी छोटा है। मैं लौट रही हूँ दर्शन जी, आपका रिएक्शन तो सुन लिया। इस बजट को लेकर आम लोगों को क्या उम्मीदें थी, आम लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं इस बजट के सामने आ जाने के बाद, वो सुनाते हैं जरा आपको। जो हमारे टैक्सेशन संबंधी जो इसमें रूल्स आज लाए हैं, ये वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम आदमी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहा। आम आदमी को उम्मीद थी कि जो एग्जामिशन लिमिट हमारे आयकर के इनकम टैक्स में 2.5 लाख है, वो शायद कुछ बढ़ेगी। हालांकि वो इनकम जो अप टू अगर 5 लाख आपकी इनकम है तो उसके लिए सेक्शन 87A के अंदर रिबेट है, बट क्लियरली जो एग्जामिशन है वो 2.5 लाख की थी, उसको बढ़ाने की एक उम्मीद थी एक आम आदमी को, वो फाइनांस मिनिस्टर ने वो एक नहीं बढ़ाई। कोरोना काल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਵਧਣਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ आएंगी। मध्यम वर्ग को निराशाई हाथ लगी है। इसमें सरकार ने कोविड की मार झेल रहे उद्योगों के लिए कोई घोषणा नहीं की, जबकि आम जनता को बड़ी उम्मीद थी कि कोविड और मंदी की मार में पिस रहे लोगों के लिए कोई टैक्स में छूट देगी या कुछ और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। कुल मिलाकर इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया और वही ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात ही साबित हो रही है। सरकार ने कृषि के लिए जो 75,000 करोड़ रुपया बजट में रखा, उसका हम स्वागत करते हैं और कई वो लागू किए हैं, जैसे MSP बढ़ाने का और कई फसल उसके अंदर जोड़ने का, मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने का जो कार्य सरकार ने इस बजट में किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर के वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जो आज पेश किया है, उसमें हमारे जो अपने जो APMC के दायरे में हम इंफ्रा फंड को लेकर के आ रहे हैं, इस बजट में देखा गया ऐसा। और एक हमारी जो मंडियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मंडियों में हमारा 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा इस दायरे में। और जो हमारे एक पेरिशेबल गुड्स होते थे, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, जो कि जल्दी ही खराब होने वाली चीजें हैं, उसमें हम 22 प्रकार के और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इस बजट में ये देखा गया है सब। टैक्सेशन से रिलेटेड जो इस साल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 75 से अबोव है और उनकी इनकम सैलरीड और इंटरेस्ट की है, ऐसे एसएससीज को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोगों को बहुत सुविधा दी गई है ताकि वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इसके अंदर ये है कि जो असेसमेंट के प्रोविजन थे उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है, उनके ईयर्स रिड्यूस की हैं, जिससे भी लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये एक अच्छा कदम है सरकार का। मैं मानता हूँ भाई, टैक्स से सीनियर सिटीजन को जो मतलब मुक्त किया है, ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि 75 की एज के होने के बाद वो बेचारे ना तो अपने कागज पत्र संभाल सकते, ना इस बारे में कोई कहीं किसी से कंसल्ट करना उनके लिए बड़ा परेशान भरा सबब होता है ये, लेकिन ये एक अच्छी पहल है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बजट में अभी देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए केंद्र ने काफी अच्छे प्रस्ताव लाए हैं। जैसे मैं मानता हूं कि एक तो कमीशन का हायर एजुकेशन के लिए जो गठन किया गया है, वो आने वाले टाइम में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरे जो इन्होंने सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने का, लगभग 100 की संख्या सैनिक स्कूल बढ़ाए जाएंगे देश भर में। इससे सैनिक परिवारों के बच्चों के लिए ये भी एक अच्छी पहल है। और निजी स्कूलों के लिए, गैर सरकारी स्कूलों के लिए, गैर सरकारी जो संस्थान के स्कूल हैं, ऐसे स्कूल और देश भर में जो आवासीय मॉडल के स्कूल बनाने की बात की गई है, मुझे लगता है कि ये भविष्य के भारत के लिए एक अच्छी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में। रहे हैं सरकार इसे बैलेंस्ड बजट बता रही है, तो विपक्ष लगातार आक्रामक है, हमलावर है।
वो कह रहा है सब कुछ तो बेचने पर तुले हैं। बजट था या OLX? कई ऐसे विपक्ष में बैठे चेहरे भी हैं जो ये कहते हैं कि सरकार की कोशिश, जैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार की इस कोशिश से, इस बजट से ऐसा लगा मानो उस गैराज मैकेनिक का जिक्र हो रहा हो, जिससे जब गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं हुआ तो उसने अपने कस्टमर को ये कहा कि जनाब ब्रेक ठीक नहीं हुआ इसलिए हमने हॉर्न की आवाज बढ़ा दी है। तो लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आम लोगों के बीच की अगर प्रतिक्रियाओं की हम बात करें तो मिलीजुली प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है। दर्शन ढांडा हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। किसान सेक्टर को लेकर हम बहुत लंबी बातचीत कर रहे थे दर्शन ढांडा, लेकिन जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रही थी सरकार इस बजट के बाद, लग रहा था कि 2-1 संगठन तो वापस चले गए हैं आंदोलन से। बाद में कुछ किसान जुड़े हैं, मैं मानती हूं, और तेजी से रफ्तार पकड़ भी रहा है ये आंदोलन एक बार फिर। लेकिन कहीं ना कहीं शायद सरकार ये समझ रही थी कि कुछ संगठन वापस चले गए हैं, कुछ को हम यहां से लुभा लेंगे। नहीं लुभा पाए, फेल हो गए। देखिए मैडम, आप जो कह रहे हैं कि कुछ किसान चले गए थे और 2 संगठन वापस हो गए थे, पहली बात तो वो 2 संगठन वो संगठन थे ही नहीं। अच्छा, वो अवसरवादी लोग थे और अवसरवादी लोग चले गए। अब आप जो कहिए 2 महीने तक वो लोग भी बैठे थे। अब आप जो कहिए 2 महीने तक वो लोग भी ठंड में आपके साथ ठिठुर रहे थे, आपके साथ बैठे थे, आपके साथ लंगर में खाया, आपके साथ अलाव सेकी, आपके साथ ठंड में वो कांप रहे थे। उनके बीच से भी लोग मरे, उनके बीच से भी लोग मरे। अवसरवादी। अरे सर, अवसर पाकर कौन मरता है? अवसर पाकर कौन मरता है? उस संगठन मैं ये कह रहा हूँ कि उस संगठन का एक ही मकसद था, अवसरवादी। ठीक है, और वो किन कारणों से आए थे और किन कारणों से चले गए, इस विषय पे हम जाना नहीं चाहते। ठीक है, बात ये है कि जो किसान बैठा था वो आज भी बैठा है और लाखों की संख्या में बैठा है और वो अपनी मांग पर ज्यों का त्यों है। टस से मस नहीं हुआ किसान। हाँ, ये ठीक है कि 26 जनवरी को जो साजिश रची गई थी, जो छल किया गया था, जो कपट किया गया था किसानों के साथ, उसके लिए एक धक्का जरूर था किसान आंदोलन के लिए, और ये तो आंदोलनों में हमेशा ही होता रहा है। लेकिन वापस संजीवनी मिल गई है किसान आंदोलन एसी रूम्स के अंदर, वापस संजीवनी मिल गई है किसान आंदोलन को। आपका आंदोलन एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मैं वापस बजट पे ही आ रही हूँ। इसमें जो कोशिश की गई किसानों को देने के लिए, देखिए मैडम, मैं एक बात जरूर कहना। सर सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। बजट में जो कोशिश की गई किसानों को देने के लिए, कह दीजिएगा, सवाल सुन लीजिए। बजट में जो कोशिश की गई कि ये कृषि वर्ग के लिए है, ये कृषि प्रधान देश है, तो हम किसानों को इतना दे रहे हैं, ठीक है, 2021-22 के बजट में। आप लोग 3 कृषि कानून पर, चूंकि सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, इसलिए उसे कम बता रहे हैं, या वो वाकई कम है? अगर आंकड़े आपके हिसाब से ये होते, ये जो भी गणित है आपके हिसाब से होता, तो आपको ये मंजूर था, या गुस्सा जो पुराना है इसलिए ये अच्छा नहीं है? जी नहीं, मैं अपनी बात रख दूं आपके सामने, आपका जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये कि जो सरकार ने दिया है किसानों को, उसके लिए किसान उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात तो ये, जितना सरकार ने दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन जितना दिया वो बहुत ज्यादा कम है, उसके लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको बढ़ाना चाहिए था, आगे बढ़ाएं। अब नहीं बढ़ा पाए तो अगले बजट में बढ़ा दें। उसकी अगली बात, आपने ये कहा कि हम बिलों पर अड़े हुए हैं। बिलों पर आज नहीं अड़े, हम तो 2 महीने से अड़े हुए हैं, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमने सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस बजट को हम ये कह रहे हो कि यह बजट अच्छा नहीं है कि वो हमारे बिल वापस नहीं ले रहे, कानून वापस नहीं ले रहे। वो मांग हमारी जो 2 महीने से जारी है, वो सिर्फ इसलिए है कि किसान बर्बाद हो जाएगा। आप एक तरफ तो किसान के उठाव की बात करते हैं, एक तरफ तो आप किसान को उभारने की बात करते हैं, उसकी आय दोगुना करने की बात करते हैं। उसके साथ साथ आप जो ये 3 कानून लेकर आए हो, उसका असर केवल किसान पर नहीं है मैडम, केवल किसान पर नहीं, किसान तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता इतनी बुरी तरह से त्रस्त हो जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए जहां पर भंडारण की कोई सीमा तय ना की गई हो, वहां पर हमेशा से ही
कालाबाजारी बहुत चरम सीमा पर रही है और इसके अंदर से तो सरकार ने अपना नियंत्रण पूर्ण रूप से खत्म किया हुआ है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। इसका खामियाजा इस हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी को भुगतना पड़ेगा और अमीर को भी भुगतना पड़ेगा। चलो अमीर इसकी मार झेल लेंगे, लेकिन हमारे देश की कितने प्रतिशत जनता गरीब है ये आप जग जाहिर है। उन लोगों को जो खाने के लाले 1962 में और 60 में लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में पड़े थे, वो दोबारा आने वाले हैं। किसान बर्बाद हो जाएगा, ये हम खुद कह रहे हैं। इसके साथ साथ समाज का बहुत सारा ढांचा भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सरकार से हमारा ये निवेदन है कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई, आप किसके दबाव में हैं कि इन बिलों को आप वापस नहीं ले रहे या 20, 30, 50 साल के लिए होल्ड नहीं कर रहे। आप कीजिए, जो करना है वो कीजिए, जो जरूरी है वो कीजिए, किसानों का भला कीजिए, आम जनता का भला कीजिए, चंद लोगों का भला मत कीजिए। चंद लोगों के भले में कुछ नहीं रखा, आप सारा समाज आज देख रहा है। और मैं बीजेपी सरकार जो है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके मंत्री, एमएलए, एमपी हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आज समाज का हर वर्ग आपकी ये बात देख चुका है और मान चुका है कि आप लोगों ने जो ये 3 कानून लाए हैं इसके जरिए चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ है और आम जनता इससे त्रस्त होगी। वो इस बात को मान चुके हैं और इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए किसानों को लॉलीपॉप ना दें। लॉलीपॉप में कुछ नहीं रखा। लॉलीपॉप आप अगर उनका विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 16 करोड़ 50 लाख का लॉलीपॉप। मैं झुंझुना वाली बात से सहमत थी कि आपको 5 की जगह 50,000 सिंचाई में चाहिए था। कुल जो कृषि बजट है वो देखिए कितने का है, 20। अरे सर, पैंडेमिक के बाद की बात कर रहे हैं, अब क्या सरकार की जान लेंगे? मैं तो पेंडेमिक के टाइम की बात कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ में क्या था? सच्चाई, हकीकत की बात, केवल मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ में क्या था? उससे कितनी जनता का विकास कर पाए? जनता से इतना जो चंदा लिया है उसके साथ पता है आप ऐसा साउंड कर रहे हैं दर्शन कोरोना काल के। सुनिए सर, सुनिए सच्चाई, सुनिए सर, ऐसा लग रहा है जैसे कि नाराज हैं आप। जब तक आपको रद्द वाली बात पे नहीं मना लेती सरकार या मान नहीं जाती आपकी बात, तब तक आपको ये नहीं अच्छा लगेगा। और jैसे वहां पे बात बन जाती है दिल्ली की सीमा पे, आप हंसते खेलते घर लौटेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। ऐसा साउंड कर रहे हैं आप। देखिए, बजट की बात पर मैं यही बातें रखूंगा अपनी। बजट के ऊपर हमने यही बातें रखनी है, चाहे सरकार हमारी बात माने या हमारी बात ना माने, वो हमारा एक अलग विषय है। और ये बजट की बात हो रही है। अब आपके सामने मैंने जो प्रार्थना की है वो ये की है कि 20 लाख करोड़ का जो झुंझुना पकड़ाया था लोगों के हाथ में, उससे कितना विकास हुआ है। आज एक बात कह रही हैं मैडम, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि 75 साल के आदमी को इन्होंने इनकम टैक्स से बाहर कर दिया। ये अभी आपके साथ जो सज्जन जुड़े हुए थे उन्होंने बताया कि इनका स्वागत करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में व्यक्ति की, जो गरीब आदमी की औसतन आयु क्या है? 70 वर्ष। और उनको बाहर कब किया? 75 वर्ष, मरने के 5 साल बाद। दूसरी बात, अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करते हो तो एज क्या है? 60 वर्ष। ये क्या करे? 75 वर्ष। तीसरी बात, जो अमीर वर्ग होता है उसकी आयु वर्ग अगर आप निकाल लेंगे तो उसका 80-90 साल तक का आयु का पैमाना है। और एक जो गरीब आदमी है वो 60 साल या 65 साल के बाद कमाने के लायक रहता है कि उसकी कोई कमाई होती नहीं, तो उसको इनकम टैक्स के दायरे से तो वैसे ही बाहर है, वो कमाई नहीं रहा। मैं ठीक है आपकी बात मानती हूँ। जो लोग 16 लाख करोड़